हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। जैसा कि मैंने सिविक्स की पार्ट 1 या अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी थी, अब मैं पार्ट 2 के थ्रू पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम टॉपिक है हमारा रीजंस फॉर डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर ऐसे क्या रीज़न है जिनकी वजह से डाइवर्सिटी पाई जाती है। सबसे पहला पॉइंट, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर बच्चों यह बनता है कि इनकम है उसकी इनइक्वालिटी है। दैट्स मीन कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर है और कुछ लोग बहुत गरीब हैं। यहाँ पर हमें हाई इनइक्वालिटी देखने को मिलती है इनकम की और वेल्थ की। तो इसी की वजह से डाइवर्सिटी आती है। इनइक्वालिटी पर्सन्स के बीच में रिसोर्सेज की कमी है या उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो इसी वजह से एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिफ़र हो जाता है। और आप देख सकते हो कि जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है इंडिया पॉपुलेशन का, उनके पास खाने के लिए फूड भी इनफ नहीं है, इवन उनके पास कपड़े पहनने के लिए और रहने के लिए स्थान भी नहीं है। तो ये किस वजह से है? इनकम की इनइक्वालिटी की वजह से। इनकम बराबर पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, तो इसी की वजह से ये इनइक्वालिटी हमें देखने के लिए मिलती है। सेकंड आता है पॉइंट हमारा कास्ट सिस्टम। अगर हम ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है जो सोशल इनइक्वालिटी को प्रेजेंट करता है। कास्ट सिस्टम की बात करते हैं हम, तो जो कास्ट सिस्टम है उसने सोसाइटी को डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया है। कास्ट ये जन्म से ही एक बच्चे को प्राप्त हो जाती है अपने पेरेंट्स से, तो ये कहीं ना कहीं अनइक्वल और अनसाइंटिफिक सोशल हियरार्ची है। मतलब ये किसी ने बनाई नहीं है, ये सोशल हम ही लोगों द्वारा बनाई गई प्रथाएं हैं, जिसकी वजह से दो पार्ट्स में हमने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है। दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में हमने डिवाइडेड कर दिया है। अगर हम पहले के टाइम में देखें कि जो पंडित लोग थे, इन्होंने क्या करा, अपने बेनिफिट के लिए 4 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया। तो वही कास्ट सिस्टम चला आ रहा है और उसी के थ्रू लोगों को वर्क मिलता है। अब जाकर आज़ादी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें कुछ सब्स्टिट्यूशंस, कुछ छूट प्राप्त हुई हैं, जिनकी वजह से वह आगे बढ़ पा रहे हैं। और तीसरा पॉइंट है हमारा हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर, आप देखोगे कि जो अर्ली डेज थे, पीपल ट्रेवल्ड करते थे फुट पे, हॉर्सेस पे, कैमल्स पे, शिप्स पे, यानी या तो बाय फुट जाते थे या हॉर्सेस पे या कैमल्स पे या शिप पे, और वह ट्रेवल्ड करते थे न्यू लैंड्स की तलाश में, न्यू प्लेसेस की तलाश में, जिससे कि वह वहाँ पर सेटल हो सके। क्योंकि कई बार ड्रॉट, सूखा पड़ जाता था, फेमाइन आ जाता थी, कुछ तरह की आपदाएं आ जाती थी, वॉर हो जाते थे, इसीलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। और कई बार वह ट्रेड के लिए यानी व्यापार के सिलसिले में, वर्क की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वहीं पे वो सेटल हो जाते थे। तो इन द न्यू प्लेसेस पीपल बिगेन टू चेंज अ लिटल। तो अगर वो नए स्थानों पे गए तो वहाँ पर उन लोगों के कुछ चेंजेस हुए। सेम टाइम पे उन्होंने वह चीज़ें नहीं की जो उन्हें करनी चाहिए थी। उन्होंने जिस इलाके में गए उसी के हिसाब से उन्होंने अपना कल्चर अपनाया, अपना फूड अपनाया, अपनी लैंग्वेज अपनाई। अगर मैं आपकी बात करूं, अगर आप में से कुछ बच्चे बड़े होकर बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वहीं पर कुछ साल रहने के बाद आपकी लैंग्वेज में, आपके कल्चर में आपको डिफरेंट नज़र आने लगेगा। या सपोज़ करो आपके सराउंडिंग में कोई लोग हैं, अगर वो बाहर आउट ऑफ कंट्री गए हैं, तो आप देख सकते हो कि उनकी लैंग्वेज में, उनके फूड में, कल्चर में आपको डिफरेंशिएस देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये भी हिस्टोरिकल फैक्टर है। और ये किसकी वजह से होता था? या तो जॉब के लिए, या व्यापार के पर्पस से, या ड्रॉट, सूखा पड़ जाता था, या कहीं पे वॉर हो जाता था, या फेमाइन आ जाता था। तो इसकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सेटलमेंट करना पड़ता था और वहीं पर उन्हें डिफ्रेंशिएशन देखने के लिए मिलता था और अपना कल्चर छोड़ के वह दूसरे का कल्चर अपना लेते थे। और हम बात करते हैं नेक्स्ट जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो डाइवर्सिटी है
वो जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी लाती है। अगर हम बात करें कि जो लोग डेजर्ट एरिया में रहते हैं तो उनका लिविंग है वो प्लेन एरियाज़ के लोगों से अलग होता है। जैसे आप लोग प्लेन एरियाज़ में रहते हैं, अगर दिल्ली में रहते हैं आप तो प्लेन एरियाज़ में है, और अगर आप डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो वहाँ की लिविंग बिल्कुल अलग है। वहाँ की क्लोथिंग अलग है, वो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी यहाँ से ज़्यादा पड़ती है। उनकी ईटिंग हैबिट्स भी अलग है। तो ये इसीलिए क्योंकि जियोग्राफिकल फैक्टर, कहीं पे डेजर्ट्स हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज़ है, कहीं पे ज़्यादा ठंडा रहता है, कहीं पे ज़्यादा गर्म रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्लोथिंग, फूड और लिविंग सिस्टम चेंज हो जाता है। अब हम केरला के बारे में पढ़ेंगे कि केरला में क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। आपके चैप्टर में केरला और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में बताया हुआ है। अगर हम बात करें केरला की, तो केरला कहाँ सिचुएटेड है? साउथ वेस्ट कॉर्नर के इंडिया के, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। It is located in between the high western Ghats in the east and Arabian Sea in the west। तो ये है वेस्टर्न घाट की तरफ ईस्ट से और अरेबियन सी से वेस्ट की तरफ बसा हुआ है। और अगर हम इसकी विड्थ देखें स्टेट की, 35 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक है। और जियोग्राफिकल फीचर्स के बेसिस पे इस स्टेट को डिवाइडेड कर रखा है हिल्स, वैली, मिडलैंड, प्लेन्स, कोस्टल बेल्ट्स। यानी केरला में आपको हिल्स भी देखने के लिए मिल सकती हैं, वैलीज भी मिल सकते हैं, मिडलैंड प्लेन्स भी मिल सकते हैं और कोस्टल बेल्ट्स भी। यहाँ पर इस स्टेट में 44 रिवर्स हैं और इन 44 रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं और ब्रांचेस हैं। यानी एक नदी होती है और उसके साथ साथ बहने वाली नदियों को हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो इस तरह से अगर बात होती है केरला स्टेट की कि वहाँ कितनी रिवर्स है, तो वहाँ 44 रिवर्स हैं। तो ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल फीचर्स की वजह से यहाँ पर आपको लार्ज नंबर में स्पाइसेस देखने के लिए मिलेंगे, जैसे पेपर, क्लोव्स, कैराडमन्स। यानी आपको क्लोव्स, लौंग, काली मिर्च, इलायची, ये सारी चीज़ें आपको हिल्स पे देखने के लिए मिलेंगी। और ये स्पाइसेस पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। और पेपर है, ये मेजर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कमोडिटीज़ है। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या उस हमारी कंट्री से अनदर कंट्री में यहाँ पेपर बहुत जाती है। और केरला में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर है वो कोकोनट का है। आप देखते होगे जो नारियल पानी पीते हो आप, तो वो कहाँ से आता है? केरला से। केरला मेजर प्रोड्यूसर है। क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है? कोकोनट, रबर, पेपर, कैराडमन, जिंजर, कोका, कैशियो, एरिकानट, कॉफ़ी एंड टी। ये सारी चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। क्यों? अगर हम बात करें कि जैसे एप्पल की बात करें तो एप्पल आपको पता है कि कोल्ड एरियाज़ में होता है। तो इसी तरह से कोकोनट या इन रबर, पेपर के लिए भी वो जियोग्राफिकल कंडीशंस होनी ज़रूरी है। वो प्लेन के पास में यानी कोस्टल एरियाज़ के पास में है, समुद्र के आसपास है, तो वहाँ नमी मिलती रहती है, वाटर अवेलेबल होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें पाई जाती। हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या हैं? जो यहाँ पर स्पाइसेस हैं, उन स्पाइसेस की वजह से बाहर के अलग अलग ट्रेडर्स हैं, यानी वर्ल्ड के ट्रेडर्स हैं। अगर हम बात करें, पोर्तुगीज़ आए थे हमारे देश में, ठीक है, ब्रिटेन से लोग आए थे हमारे देश में। तो किसके तलाश में आए थे? हमारे स्पाइसेस के तलाश में, ठीक है। जैसे यहाँ बात हो रही है जूइस की, अरब ट्रेडर्स की, ये फर्स्ट थे जो यहाँ पर आए। और क्रिस्ट सेंट थॉमस कम से कम 2000 ईयर्स एगो पहले यहाँ पर आया था। और सेंट थॉमस ने बिलीव्ड किया था क्रिश्चियनिटीज़ को, कि वो बिलीव किया जाता है कि वो फादर ऑफ क्रिश्चियनिटी है इंडिया का। और काफ़ी सारे अरब ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर आए और यहीं पे सेटल हो गए। वास्को ड गामा ये पोर्तुगीज़ नेविगेटर है जिसने डिस्कवर किया था सी रूट, इंडिया से यूरोप से लेके इंडिया तक।
यानी सबसे पहले यहाँ पर जो पोर्तुगीज़ नेविगेटर है उसने सी रूट को फाउंड किया था यूरोप से इंडिया तक, और अपने शिप को यह कैलीकट पर लेकर आया था 1498 में, जो केरला के नज़दीक है। तो इस तरह से ये इसके हिस्टोरिकल फैक्टर हैं जिसकी वजह से यहाँ पर अंग्रेज़ों ने ज़्यादा दिनों तक शासन किया है। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज फैक्टर्स ऑन डाइवर्सिटी, तो इफ़ेक्ट, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़े। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स और इन्फ्लुएंसेस, जो पीपल हैं केरला के, उन्होंने अलग अलग रिलीजियंस को प्रैक्टिस की, उन्हें अपनाया, जैसे जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म। अगर आप बात करें, आप गोवा की तरफ जाओ, केरला की तरफ जाओ, तो वहाँ पर आपको क्रिश्चियनिटी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि यूरोपियन जो पीपल्स थे वो यहाँ पर आके रहे और उन्होंने अपने रिलीजन को ज़्यादा फैलाया। तो केरला एक तरह से होम है मैनी कलरफुल फेस्टिवल्स का। यहाँ बहुत कलरफुल फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और ये कहीं ना कहीं हिंदू की माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं। ओणम केरला का मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और ये एक तरह से लिंक है हार्वेस्ट सीजन से। मतलब यहाँ पर जब कटाई की जाती है फसल की, क्रॉप की, जब हार्वेस्टिंग होती है, तब इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो द मेन क्रिश्चियन फेस्टिवल्स है क्रिसमस, ईस्टर। तो क्रिश्चियन का जो फेस्टिवल है वो क्रिसमस और ईस्टर है। मैरामोन कन्वेंशन है, ये बिगेस्ट गैदरिंग होती है यहाँ पर क्रिश्चियंस की। तो फिशिंग नेट्स, यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते हैं फ्राइंग के लिए, जिसको चीना वाला बोला जाता है एंड चीना चटी बोला जाता है। तो ये बिलीव किया जाता है कि वर्ड को ये इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। तो ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? चाइना से आया है। तो ये था हमारा केरला के बारे में जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्या क्या है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ पर हिल्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं और हिस्टोरिकल इसके फैक्टर्स भी हमने देखे। साथ ही हमने क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा इसकी डाइवर्सिटी पे वो भी हमने देखे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर की, वो बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही कुछ और कंसेप्ट हम डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पुटअप करने हैं तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।